हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आती है। चूंकि आज टेक्निकल कुछ इशूज हो गया था, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन आपको आज ही ये वीडियो क्लास मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए 2 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी हैं सबके बारे में अपने इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट कंटेंट होता है। जितने करंट अफेयर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं पर यहां पर चर्चा की जाती है। चलिए देखते हैं एक एक कर महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर यहां पर देखा जाए, भारत और सऊदी अरब ने जल संरक्षण के लिए एक एमओयू साइन किया। यहां पर देखा जाए भारत और सऊदी अरब के बीच में जल संरक्षण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। चर्चा करते हैं। 30 जून 2026 को भारत और सऊदी अरब ने जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस एमओयू के तहत जल संरक्षण, जल सुरक्षा और जल गुणवत्ता में सुधार के लिए दोनों देश संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। ठीक है। समझौते में वर्षा जल संचयन, भूमि जो जल होता है उसका प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट जल शोधन जैसी आधुनिक तकनीकों के आदान प्रदान का प्रावधान भी किया गया है। समुद्री जल अलवणीकरण तथा जल नवाचार में अनुसंधान को बढ़ावा देकर यह समझौता दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं जल संकट से निपटने में सहायक होगा। ठीक है। यहां पर देखा जाए जो समुद्री जल होता है ना, खारा जल, उससे किस प्रकार से पीने का जल यानी कि जो मृद जल होता है, मीठा जल होता है, मीठा पानी कैसे बनाया जा सकता है, उसकी तकनीक का भी आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है। चूंकि आप जानते हैं जो सऊदी अरब है, खाड़ी देश जितने भी हैं वहां पर देखा जाए ज्यादातर रेगिस्तान होता है और माइंड में वैसी चीजें बन के आती हैं कि रेगिस्तान है, चारों तरफ बालू बालू है, पानी का अभाव है, पानी की कमी है। तो वहां पर देखा जाए तो भारत और जो सऊदी अरब है उसके बीच में जल संरक्षण को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। यहां पर देखा जाए 1 जुलाई 2026 को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख, ठीक है, उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। किसके स्थान पर? नागेश कपूर के स्थान पर आशुतोष दीक्षित अब देखा जाए वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख थे तथा तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन समन्वय को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसंबर 1986 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त करने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने लगभग 4 दशकों से सैन्य करियर में अपनी ऑपरेशन तथा प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाया है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यहां पर देखा जाए जो वायुसेना के आधुनिकीकरण, परिचालन, रणनीतिक योजनाओं एवं बल की तैनाती की देखरेख करता है। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है जो एयरफोर्स है उसमें यहां पर देखा जाए पदभार किसने ग्रहण किया? आशुतोष दीक्षित ने ग्रहण किया है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे। यहां पर देखा जाए जो नोएल टाटा है, रतन टाटा के छोटे भाई, ठीक है। देखा जाए 30 जून 2026 को नोएल टाटा ने वोल्टास के वार्षिक आम बैठक में घोषणा की कि वे नवंबर 2026 में 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो वोल्टास का चेयरमैन पद है उसको छोड़ देंगे, यानी कि पद से इस्तीफा दे देंगे। टाटा समूह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति के अनुसार गैर कार्यकारी निदेशक 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते तथा जिसके तहत देखा जाए निर्णय लिया गया है, यानी कि जो गैर कार्यकारी निदेशक होते हैं वो 70 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ठीक है। यहां पर देखा जाए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति है टाटा समूह की। चर्चा करें तो इस नीति के अनुरूप नोएल टाटा, ट्रेंट, टाइटन, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील और टाटा इंटरनेशनल सहित अन्य कंपनियों के पदों से भी वर्ष 2026 के अंत तक अलग होंगे। ठीक है। वोल्टास भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग और एक देखा जाए जो वोल्टास है, ये वोल्टास भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग तथा एयर कंडीशनिंग कंपनी है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और यह टाटा समूह का हिस्सा है। वोल्टास जो है, ये वोल्टास टाटा समूह का हिस्सा है, जान रही है। ठीक है। पेरेंट कंपनी टाटा समूह ही है वोल्टास की। चलिए आगे देखते हैं। जापानी पीएम सनाए तकाची 3 दिन की यात्रा पर भारत आई हुई हैं। यहां पर देखा जाए 1 जुलाई 2026 को जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ये 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची हैं तथा देखा जाए 16वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। देखा जाए यात्रा का उद्देश्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करना, व्यापार, निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान भारत जापान आर्थिक मंच का आयोजन होगा जिसमें जापान के 150 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अवसंरचना तथा सप्लाई चेन सहयोग पर विशेष चर्चाएं की जाएंगी। और देखा जाए जो जापान है, जापान की मुद्रा है येन। ठीक है। जापान की मुद्रा है येन।
भारत और जापान के बीच में देखा जाए समझौता हुआ है। जैसे डॉलर में जो व्यापार होता है ना, तो लोकल करेंसी में व्यापार करने का समझौता हुआ है। भारत और जापान के बीच में देखा जाए जो लोकल करेंसीज होती है, लोकल करेंसी में व्यापार करने का समझौता हो गया। और ऐसा समझौता पहली बार जापान के साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा समझौता हम लोगों ने यूएई के साथ भी कर रखा है। ठीक है, रूस के साथ तो ऑलरेडी कर रखा है। ठीक, चलिए, रूपी रूबल जो ट्रेड होता है वो तो ऑलरेडी होता है। अब बात करते हैं, भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ था और दोनों देश येन रुपए प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गया है कि दोनों देश आपस में देखा जो ट्रेड करेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड होगा उसमें। क्योंकि देखा जाए खास बात यह है कि डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य भी गिर रहा है और येन का मूल्य भी गिर रहा है। तो ऐसे में जब ट्रेड करना होता है ना, तो पहले क्या है, जैसे हमको ट्रेड करना है तो रुपए से हमने पहले डॉलर खरीदा, डॉलर खरीदने के बाद जाके फिर हम चाहे जो जापानी सामान उसको खरीदते थे। लेकिन जब लोकल मुद्रा में हम सामान खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो मतलब लोकल मुद्रा जो हमारी येन और रुपी है उसमें जब ट्रेड करेंगे तो हमको डॉलर खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, जो मूल्य है उसी मूल्य पर व्यापार होता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री, इनका जो कार्यकाल था 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। विक्रम मिस्री को आप जानते ही हैं, विदेश सचिव हैं भारत के। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और 14 जुलाई 2027 तक कर दिया गया है। देखा जाए यह निर्णय 1 जुलाई 2026 को घोषित किया गया, जिससे वे निर्धारित कार्यकाल से आगे भी इस पद पर बने रहेंगे। विक्रम मिस्री भारत के विदेश नीति, रणनीतिक साझेदारियों तथा प्रमुख कूटनीतिक वार्ताओं में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यकाल विस्तार से भारत की विदेश नीति में निरंतरता, वैश्विक साझेदारी को मजबूती तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को देखा जाए और ज्यादा बल मिलने की संभावना है। यहाँ पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो डिजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कहां से, तो सहारनपुर से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखा जाए 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से डिजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान का शुभारंभ किया है, जो 15 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी तहसीलों में संचालित होगा। अभियान का उद्देश्य लंबित भू पैमाइश तथा सीमांकन मामलों का पारदर्शी एवं मिशन मोड में शीघ्र निस्तारण करना है। यहां पर देखा जाए अभियान में डिजी रोवर आधारित आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उच्च सटीकता के साथ में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन किया जाएगा। यहां देखा जाए तो मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को अभियान के प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं वन महोत्सव 2026 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए वन महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में किया जाता है। यहां पर देखा जाए प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच में भारत में वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जो वन महोत्सव है इसको मनाया जाता है। 2026 के लिए थीम क्या है वन महोत्सव 2026 का, ठीक है, प्लांट टुडे सस्टेन टुमारो, प्लांट टुडे सस्टेन टुमारो, ये थीम है वन महोत्सव 2026 का जो मनाया जा रहा है इस बार। यहां पर बात करते हैं इस अभियान का उद्देश्य वनावरण बढ़ाना, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, ठीक है, जन भागीदारी से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। बात की जाए तो वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री जो थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के मुंशी जो थे, उनकी पहल पर देखा जाए वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी और हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई का जो दिन होता है मनाया जाता है वन महोत्सव। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत का पहला निजी पॉइंट इन स्पेस हेलीकॉप्टर अप्रोच अनुमोदन मिला है। ठीक, यहां पर देखा जाए ये भारत का पहला निजी पॉइंट इन स्पेस हेलीकॉप्टर अप्रोच है, इसको मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं तो भारत में उड़ावल्ली हेलीपोर्ट के लिए देश की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस हेलीकॉप्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी प्राप्त हुई है। यहां पर बात करते हैं जो पिंस प्रणाली है, ठीक है, यानी कि जो पिंस प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस प्रणाली है, यह उपग्रह आधारित नेविगेशन का उपयोग कर उन हेलीपोर्ट पर भी सुरक्षित एवं सटीक लैंडिंग संभव बनाती है जहां पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, देखा जाए तो इस प्रणाली का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है तथा इसे नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह तकनीकी खराब मौसम, दुर्गम क्षेत्रों और विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं ना, जहां पर देखा जाए ऑलरेडी ये सिंबल नहीं बने होते, ये जो आप सिंबल देखते हैं ना, जो हेलीकॉप्टर उतरते हैं सिंबल बने होते, जहां पर ये सिंबल नहीं भी है ना, तो वहां पर देखा जाए वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। इसके लिए निजी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, निजी पॉइंट इन स्पेस
हेलीकॉप्टर अप्रोच अनुमोदन को मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय फल दिवस के बारे में। देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय फल दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल जो 1 जुलाई का दिन होता है उसको अंतरराष्ट्रीय फल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय फल दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत देखा जाए 2007 में बर्लिन जर्मनी से हुई थी। यहां पर बात करते हैं तो वर्ष 2026 के लिए देखा जाए जो खजूर है, डेट्स, ठीक है, खजूर को देखा जाए फ्रूट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2026 के लिए फ्रूट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। ऐसे सवाल देखा जाए तो आपको मतलब बहुत सीमित मात्रा में या बहुत कम ही ऐसी किताबें जहां पर आपको डायरेक्टली देखने को मिलती हैं कि सीधे सीधे ये तो आपको पता चल जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय फल दिवस है, इसका थीम क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन पूछ लिया सवाल परीक्षा में कि फ्रूट ऑफ द ईयर 2026 के लिए किसको चुना गया है, तो आप वहीं पर खा जाएंगे, थोड़ा सा चकरा जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो खजूर है, खजूर को चुना गया फ्रूट ऑफ द ईयर। आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों से आप पूछ सकते हैं जब आप करंट अफेयर डिस्कस करिएगा तो बीच में सवाल पूछ लीजिएगा फ्रूट ऑफ द ईयर 2026 के लिए किसको चुना गया है। चलिए देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य फलों के पोषण लाभ, स्वास्थ्य आहार तथा ताजे एवं मौसमी फलों के नियमित सेवन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिवस भोजन की बर्बादी रोकने, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत जीवन शैली अपनाने के संदेश को देता भी है। चलिए आगे देखते हैं। ईशान किशन बने T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1। ठीक है, ईशान किशन जो है ये T20 बल्लेबाजी में नंबर 1 बन गए हैं, रैंक 1 बन गए हैं, अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बात करें तो आईसीसी की नवीनतम T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन 876 रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। अभिषेक शर्मा 869, ठीक है, 869 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान जो है ये 848 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। बात की जाए तिलक वर्मा 447 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंचे, जबकि सूर्य कुमार यादव एक स्थान फिसलकर 8वें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती तीसरे स्थान पर और जसप्रीत बुमराह छठे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रोहित यादव ने 87.05 मीटर का भाला फेंक कर शानदार प्रदर्शन किया। यहां पर देखा जाए जो रोहित यादव है, ठीक है, इनका देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा बेस्ट थ्रो है। बात करते हैं जेवलिन थ्रोवर है। भारत के रोहित यादव ने 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87.05 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया। बात की जाए तो इस प्रदर्शन के साथ रोहित यादव एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन मानक को हासिल करने में सफल भी रहे हैं। यहां देखा जाए 87.05 का थ्रो इस सत्र का विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसने रोहित को शीर्ष अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ियों की सूची में स्थापित किया है। देखा जाए तो इस सत्र में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85.69 मीटर है, यानी कि देखा जाए 85.69 मीटर इन्होंने नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि रोहित यादव का प्रदर्शन उनसे बेहतर रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रीन ड्राइव पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रीन ड्राइव पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ठीक है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक दिल्लीवासी ग्रीन वॉरियर के रूप में पर्यावरण अभियानों से जुड़ सकेगा। यहां पर देखा जाए यह पोर्टल रिज क्षेत्र पुनरुद्धार कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने हेतु विकसित किया गया है। देखा जाए तो नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर अपनी सुविधा के अनुसार पौधारोपण में भाग ले सकेंगे। यानी कि देखा जाए तो एक प्रकार से ये एक जैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, उसी प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार आप अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके पौधारोपण करिए। ठीक है, प्लांटिंग करिए। देखा जाए तो यह किसी विद्यालय, RWA तथा आवासीय सोसाइटी में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो दिल्ली सरकार वहां निःशुल्क पौधारोपण उपलब्ध कराती है। यानी कि वहां पर निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगी और विद्यालय या फिर देखा जाए जो आवासीय सोसाइटीज होती हैं वहां पर पौधारोपण किया जा सकेगा। आगे बात करते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर। ग्रेट इमिग्रेंट्स, ग्रेट अमेरिकन्स सूची में 4 भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। यहां पर बात करें तो कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ग्रेट इमिग्रेंट्स, ग्रेट अमेरिकन्स 2026 की सूची में 4 भारतीय अमेरिकी निकेश अरोड़ा, महजरीन बनर्जी, रेशमा केवलारामानी एवं संजीव चोपड़ा को शामिल किया गया। ये 4 नाम याद रखिएगा, निकेश, महजरीन, रेशमा और साथ साथ में डॉक्टर संजीव चोपड़ा का। देखा जाए तो यह सम्मान अमेरिका में प्रवासियों के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने हेतु 4 जुलाई ग्रेट इमिग्रेंट्स अभियान के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। निकेश अरोड़ा साइबर सुरक्षा क्षेत्र में, महजरीन
शिक्षा के क्षेत्र में रेशमा औषधि उद्योग तथा संजीव चोपड़ा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए यह सूची विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अमेरिकी समुदाय के वैश्विक उपलब्धियों और प्रभावशाली योगदान को रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये है हमारे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत और सऊदी अरब के बीच में 30 जून 2026 को हस्ताक्षरित एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, जल संरक्षण एवं जल संसाधनों की कुशलता प्रबंधन, अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना का 51वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी या फिर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आगे बात करें, वन महोत्सव 2026 का विषय क्या है? ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, सेव ट्री, सेव अर्थ, प्लान टुडे, सस्टेन टुमारो, वन ट्री, वन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीसी नवीनतम T20 रैंकिंग बल्लेबाजी में देखा जाए तो नंबर 1 स्थान पर कौन पहुंचे? अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन या फिर तिलक वर्मा। और हमारा अंतिम सवाल है, जो ग्रेट इमिग्रेंट्स ग्रेट अमेरिकन 2026 की सूची है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, निकेश अरोड़ा, रेशमा, केवल रमानी, डॉक्टर संजीव चोपड़ा या फिर सुंदर पिचई। तो कौन सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपसे पूछे गए 5 सवाल, 5 सवालों का प्रश्न, जो ये 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। और इस वीडियो की जो क्लास पीपीटी है, क्लास पीडीएफ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे? जो हमारा मासिक पैकेज होता है करंट अफेयर का, करंट अफेयर के मासिक पैकेज का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट से मिल जाएगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जो हमारा वीडियो लेक्चर का सेक्शन होता है, उसमें देखा जाए हमारी मासिक पैकेज एनरोल होती है। वहां पर जाते हैं, आप मासिक पैकेज में एनरोल करते हैं खुद को, तो वहां से देखा जाए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, वहीं पर आपको प्रतिदिन जो डेली पीडीएफ होती है, क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करते हैं। उसमें हिंदी की पीडीएफ अलग और इंग्लिश की पीडीएफ अलग आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है, जिसको आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप पर आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं और टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली 10 टेस्ट वहां पर आपको, मतलब 10 क्वेश्चन की टेस्ट आपको वहां पर मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन आपको 30 टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको डेली करंट अफेयर का जो बर्डन होता है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। लास्ट में सिर्फ आपको रिवाइज करना होता है और जाके परीक्षा में परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।